हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन की आत्मकथा है। इसे हम पूरा डिटेल के साथ देखने वाले हैं और इसकी भूमिका से पहले शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करें। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की बात करें तो ये 4 खंडों में है। ठीक है, पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार के सोपान तक। ये 4 खंड में ये आत्मकथा है। एक मिनट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। पहले भूमिका से शुरुआत करते हैं, फिर पूरा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। पहले संस्करण की भूमिका के लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। इतने दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ रख कर कह सकता हूँ, और कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं है कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा हो, जो उसमें नहीं उमड़ा घुमड़ा। अनुवादों के मामले में भी ये जो आत्मचित्रण आज मैं आपके हाथों में रख रहा हूँ, इसी प्रकार के मानस मंथन का परिणाम है। जीवन की जिस सीढ़ी पर मैं हूँ उस पर अतीत का स्मरण शायद स्वाभाविक होता है। मेरे पास औरों का मन जानने के लिए भी केवल अपने मन का पैमाना है। मुझे कई वर्षों से लग रहा था कि जब तक मैं अपने अंतर में निरंतर उठती स्मृतियों को चित्रित ना कर डालूंगा तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। मेरी जीवन अभिव्यक्तियों से आपके मन को भी ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना है ध्यान से यहाँ तक। ठीक है ना। यथाकचित शांति शांति शब्द में इतने व्यापक अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ कि उसमें अशांति भी शामिल हो सके, मिलती रहे। मैं उन्हें अपने मन को ही शांति देने के लिए प्रस्तुत करता रहा हूँ, इसी विश्वास के बल पर कि मैं ये आत्मचित्रण प्रकाश में ला रहा हूँ। मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य का जीवन है और इसे मैंने अपना सबसे बड़ा सौभाग्य और अपनी सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण माना है। मुझे फिर से इच्छा अनुकूल जीवन जीने की क्षमता दे दी जाए तो मैं अपना जीवन जीने के अतिरिक्त किसी और का जीवन जीने की कामना ना करूँगा, उसकी सब त्रुटियों, कमियों, भूलों, पछतावों के साथ। सबसे बड़ा कारण कि इसी के बल पर तो मैं दुनिया के साधारण जनों के साथ अपनी एकता का अनुभव करता हूँ। इतने बड़े संसार में अपने को अकेला अनुभव करने से बड़ा बंधन नहीं। सायुज्य मुक्ति यही है कि सबसे युक्त होकर मुक्त रहना। आपका भी यही विश्वास हो तो मुझ साधारण से युक्त होना आपके सब साधारण से युक्त होने का एकदम हो सकता है। युक्त होना दोनों पर निर्भर है, कितना आप हो सकते हैं, कितना मैं कर सकता हूँ। मेरी ईमानदारी आपके सम्मुख है, पता नहीं ये आपकी कितनी सहानुभूति पा सकेगी। क्या भूलूं क्या याद करूँ मेरी पूरी योजना का 1/3 भाग है। तो इसको याद रखना है भाई। ये बोला मेरी योजना का कितने तिहाई भाग, सिर्फ 1/3 भाग की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है। और भाग्य यथा समय आपके सामने आएगा, नीड़ का निर्माण फिर और जीवन की आपाधापी में यदि समय और स्वास्थ्य ने साथ दिया तो। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आत्मचित्रण मैंने किस मनोवृत्ति से किया है, पर जिन शब्दों में मैं उसे बता सकता था उनसे कहीं अधिक समर्थ और सशक्त शब्दों में आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व फ्रांस का एक महान लेखक मानते अपना आत्मचित्रण करते समय उसके व्यक्त कर चुका था। ये याद रखना है, इन्होंने यहाँ पे ये लाइन को याद रखना। ठीक है, कि इन्होंने अपनी आत्मकथा की भूमिका में मानतेन का जिक्र किया हुआ है। ठीक है। बोला जब जब मैंने आत्मचित्रण के लिए लेखनी उठाई तब मैंने उसे स्वशिष्ट वाचन की श्रद्धा से पढ़ लिया, और आपसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब जब आप इस आत्मचित्रण को पढ़ें आप उसे भी पढ़ लें। आप उसे इस कृति के प्रथम पृष्ठ पर पूर्व पाएंगे। मैं जो कुछ लिखता हूँ उस पर अपने पाठकों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, उससे लाभान्वित भी होता हूँ। यदि आप यथा सुविधा अपनी प्रतिक्रिया मुझे देंगे तो आप मेरा उपकार करेंगे। खेद है जब इस पांडुलिपि को प्रेस भेजने का समय आया तो मैं लंबोगों में पड़ा हूँ। प्रेस के लिए इसे अंतिम रूप देने का कार्य श्री सत्येंद्र, ये यहाँ पे याद रखना है आपने। ठीक है, श्री सत्येंद्र नाथ ने किया है। इस सहयोग के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, तो ये बच्चन जी ने भूमिका में कहा है। चलिए डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं इसे।
क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है। क्या भूलूं क्या याद करूं का प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है। तत्कालीन समय के संयुक्त परिवार तथा गरीबों में भी लोगों के एक साथ रहने का सुंदर उदाहरण इस रचना में मिलता है। इस आत्मकथा के संबंध में मुख्य कथन कुछ दिए गए हैं। ये हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में एक ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया है। धर्मवीर भारती कहते हैं, इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथे बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं, 1915 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और ये हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा सारांश कि बच्चन ने आत्मकथा के तीसरे जो भाग था, भाग का नाम जीवन की आपाधापी में निर्धारित किया था कि बसेरे से दूर नाम से प्रकाशित हुआ था। क्या भूलूं के याद करूं, ये पहला भाग है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन अपने परदादा के समय से बात आरंभ करते हैं और पीढ़ी का जीवन चित्र प्रस्तुत करते हुए अपनी कथा तक आते हैं। इसमें जीवन के पूर्वार्ध का चित्रण प्राप्त है। बच्चन पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं कि वे करकल और उनकी पत्नी चंपा से अपने अनुराग का चित्रण करते हैं, तो अपनी प्रथम पत्नी श्यामा से अपने प्रेम का अंकुरण भी दिखाते हैं। ठीक है, करकल है, चंपा है, श्यामा है। बच्चन की आत्मकथा से उस समय की क्रांतिकारी गतिविधियों की सरगर्मी का आभास होता रहता है। श्यामा से विवाह और उसकी मृत्यु तक की कथा कहकर बच्चन बात को विराम देते हैं। अब देखते हैं शुरुआत में पात्र कौन कौन से आते हैं। गांव की बात करें तो गांव का उल्लेख है अमोड़ा बाबूपट्टी। हरिवंश राय बच्चन सबसे पहले अमोड़ा गांव का जिक्र करते हैं। बच्चन कैथ लिपि को कायस्थों की लिपि कहते हैं। आप मैलांचल में भी ऐसे जो है वो टोलियां पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो लिपि है पर वहाँ पर आप जो है वो कैथ टोली, ठीक है, इस तरह की टोलियों का जिक्र आप वहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, अकबर प्रदत्त हुक्के का दृष्टांत देते हैं। बच्चन के दादाजी ललितपुर में जेल दरोगा थे, वहीं बच्चन के पिताजी का जन्म हुआ था। बच्चन 44 वर्ष की उम्र में 44 वर्ष की उम्र में PhD करने के लिए कैम्ब्रिज गए थे। बच्चन ने पायनियर अखबार में बतौर गश्ती एजेंट का काम भी किया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। बच्चन अपने माता पिता की छठी संतान थे। बच्चन को लक्ष्मीनिया चमारिन के हाथों उनकी मां ने 5 पैसे में बेच दिया था। बच्चन का बचपन मोहल्ला चक में बीता था। आगे देखते हैं, मोहल्ला चक वाला घर सड़क में आ जाने से वे कटघर में बस गए थे। बच्चन का पहला विवाह किसके साथ हुआ था? श्यामा के साथ हुआ था। बच्चन श्यामा को प्यार से जॉय और श्यामा बच्चन को प्यार से सफरिंग कहकर पुकारते थे। ऑलरेडी सेट के पेपर में भी पूछा गया, नेट में तो ऑलरेडी आ चुका है। बच्चन गांधी की राजनीति को प्रतीकात्मक कविता कहते हैं। बच्चन अपनी कविता को जीवनवादी कविता कहते हैं। पात्र देख लेते हैं। मिट्ठू लाल है जो कि नायब कोतवाल हैं। मिट्ठू लाल बच्चन के परदादा थे। उन्होंने इनका नाम कई खंडों का विशाल पुश्तैनी मकान बनवाया था जो गरीबी के समय पर थोड़ा थोड़ा करके बिकता रहा। राधा कौन है? मिट्ठू लाल की बहन है। राधा अपना घर छोड़कर भाई मिट्ठू लाल के यहाँ रहने आई थी। अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले तक वह इसी परिवार के साथ रही थी। भोलानाथ मिट्ठू लाल के पुत्र हैं। भोलानाथ संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लंबे समय से ललितपुर में जेल दरोगा रहने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और वापस इलाहाबाद बसे थे। महारानी की बात करें, राधा की पुत्री है। महारानी भी अपने पति का घर त्याग आई। अंतिम समय में पारिवारिक झगड़े के कारण वे घर से चली गई थी। ये महारानी कौन थी? राधा की पुत्री थी और कसम खाई थी कि लौटकर इस देहरी पर पांव नहीं रखेंगी। राधा भी इसके साथ चली जाती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। महारानी बाद में किसी कार्यक्रम में आती भी हैं तो देहरी के बाहर ही रहती हैं। बुद्धि की बात करें तो महारानी की पुत्री है। तुलसी की बात करें तो भोलानाथ की पुत्री हैं। प्रताप नारायण इंपॉर्टेंट पात्र हैं। भोलानाथ के पुत्र व बच्चन के पिताजी हैं। सुरसती ये भी नेट में आ चुकी हैं। बच्चन की माँ है जिनको सरस्वती पात्र मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी बताया है कि किस उपन्यास में आपको सरस्वती का जिक्र मिलेगा और कौन सी विधा में कहाँ पर।
बच्चन की माँ बड़े परिवार की थी और शिक्षित थी, बच्चन पर उनका प्रभाव था। ठीक है। मंगल पंडित की बात करें, मंगल पंडित बच्चन परिवार के सहृदय थे और उस आड़े वक्त में वो साथ खड़े रहते। आड़ा वक्त होता है कि बुरे समय में। सुंदर मंगल की पत्नी करकल, ये मंगल के पुत्र हैं। करकल बच्चन का भिन्न मित्र था, उसका विवाह चंपा से हुआ था और उसकी मृत्यु बारिश में भीगने के कारण असमय हो गई थी। किसकी? करकल की। चंपा कौन है? करकल की पत्नी है। चंपा और बच्चन में बोला करकल की मृत्यु के बाद प्रेम संबंध जो था वो दोनों में हो गया था। वे गर्भवती हो जाती है। कौन? चंपा। तो सुंदर को लेकर बेटा था उसका, उसको बद्रीनाथ चली जाती है जहाँ वे कड़ी यातनाएं झेलती है। इस दौरान उसकी मृत्यु भी हो जाती है। श्यामा की बात करें तो बच्चन की पहली पत्नी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, शुरुआत होती है आगे आपकी कि श्यामा की बात करें। श्यामा समृद्ध परिवार की पुत्री थी जिसका विवाह बच्चन के जानकार ने करवाया था। श्यामा के स्वभाव ने बच्चन के निराश जीवन को पुनः प्रेम से भर दिया था। श्यामा को क्षय रोग हो जाता है और वे कई वर्ष तक यातना भुगती है। बच्चन को भी क्षय रोग होता है तो वे उनकी बड़ी सेवा करती है। जिस दिन बच्चन स्वस्थ होते हैं उस दिन वे खाट पकड़ लेते हैं और पुनः स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। क्षय रोग होता है टीबी। ठीक है, टीबी जो है ये भी छुआछूत की बीमारी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा परहेज जो है वो करना पड़ता है। शालिग्राम बच्चन के छोटे भाई हैं। शैल कुमारी बच्चन की बहन है। विश्वनाथ प्रसाद है बच्चन को अंग्रेजी पढ़ाने वाले ट्यूटर हैं, पेपर में आ चुके हैं। अन्य पात्र की बात करें तो महंगिनिया है, लक्ष्मीनिया है, मनसा गणेश प्रसाद, रामचरण शुक्ल, श्री कृष्ण प्रकाशो, महेश प्रकाशो भी पेपर में आए हुए पात्र हैं। महेश है, मुक्त है, राजनाथ पांडे हैं। प्रमुख उदाहरणों की बात करते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल से देख लेते हैं। प्रमुख उदाहरण की बात करें, आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता ही है। जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ पारस्परिक ईर्ष्याद्वेष, अपने गुण और दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। जातिगत आलोचना प्रत्यालोचनाएं जहाँ पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करती हैं वहाँ पारस्परिक सहयोग भी सूचित करती हैं। कहते हैं अकबर बादशाह ने किसी अमीर को एक हुक्का भेंट किया। अमीर के परिवार में बड़ी हिफाजत की जाती थी उसकी। बादशाह सलामत की भेंट थी। किसी समय चिलम टूट गई तो उसे बदल लिया गया। फिर कभी निगाली टूट गई तो दूसरी निगाली लगवा दी गई। इसी तरह नैचा भी किसी समय बदला गया और फर्शी भी किसी समय टूटी तो दूसरी में हुक्का जमा दिया गया था। पर परिवार में यही प्रसिद्ध रहा कि हुक्का अकबर बादशाह की भेंट था। तो याद रखना है कि हुक्का किसने भेंट किया था? अकबर बादशाह में, इम्पॉर्टेंट है। हालांकि अकबर ने जिस हुक्के को भेंट किया था उसका अब कोई अंश भी उसमें बाकी ना रह गया था। स्थूल वस्तुएं ही नहीं, शायद संस्कृतियां भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी सनातनता बनाए रहती थी। मनसा की छठी पीढ़ी मेरे पिता और खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। हुक्का गंसी चाचा भी पीते थे। तो गंसी चाचा को याद रखना है। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, पात्र हैं ये, पर अपने बड़े भाई के सामने नहीं। बड़े भाई ये जानते थे और दो चार कश खींच वे अपना मुंह फेर लेते थे और कोई हुक्का उठाकर गंसी चाचा के पास पहुंचा देता था जो कहीं पीछे बैठे रहते थे। बोला वे गांव से लकड़ी मंगाते और शहर के खूंटे गड़ाकर सप्लाई करते। एक बार की मुझे याद है कि उन्होंने एक गाड़ी खूंटे हमारे घर उतरवा दी। रजक हुई गए इतने खूंटे, यानी वे रिजेक्ट हो गए। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने पहले अंडरलाइन किया है इसको। फौज में किसी खास पैमाइश बनावट के खूंटों की दरकारी थी और ये कुछ 19 पड़ते थे। सब बस रिजेक्ट कर दिए गए और हमारे यहाँ महीनों खूंटे जलाकर खाना बनाया जाता रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वे वहीं थे। लौटकर वे हमारे घर आए तो उन्होंने एक संध्या को मार्शल ला का वे इसी तरह उच्चारण करते थे जो आंखों देखा रोमांचकारी वर्णन किया था। उसे सुनकर हमारा परिवार स्तब्ध रह गया। अंग्रेजी सरकार के अमानुषिक अत्याचारों की कथा सुनाते सुनाते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली थी और उनके मुंह पर माता के दाग के सारे गड्ढे भर गए थे। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया गया और रसोई उठा दी गई। अपने परिवार से उनसे अधिक भावुक व्यक्ति मैंने नहीं देखा था। मार्शल लॉ के दिनों का जैसा भीषण वर्णन उन्होंने किया था उसकी छाया भी मुझे कई वर्षों बाद आधिकारिक रिपोर्ट के पढ़ने पर ना मिली थी। उनके कथन में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, पर अतिशयोक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए जो उनसे शायद हो रही थी। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है।
स्त्री की आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। नारी तो माँ बनने के लिए ही बनी है। इंपॉर्टेंट कथन है। सबके स्वप्नों में कोई इससे अधिक मधुर, कोमल और सबल नहीं होता। माँ बनकर ही वे पूर्ण होती है। ना बन सके तो इस अभाव के लिए वे अपने को धिक्कारती रहती है। जीवन में कुछ चीज़ें कोमल तंतुओं से बंधी रहने पर ही संगठित रहती हैं। जब उन्हें अधिकार की लौ श्रृंखला से बांधने का प्रयत्न किया जाता है तब वे बिखर जाती हैं। बाबा को अपने कलम कागज से छोटे मोटे खर्चे लिए दादी की काफ़ी खुशामद करनी पड़ती थी। पुरुष के ऐसे काम धंधे को नारी का समर्थन कम ही मिलता जिससे 4 पैसे की आमदनी ना हो। पुरुष भावना पर की जा सकती है, नारी नहीं। जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है जो झिंझोड़ कर फेंक दी। कल्पना तभी सजीव और सबल होती है जब उसका आधार यथार्थ में हो। यथार्थी बाहरी मात्र नहीं बल्कि जो अनुभूति का अंग बनकर भीतरी बन गया हो। सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है। समाज दुराग्रह करता है। भविष्यवाणी करने में ज्योतिष की शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास नहीं जितना है वे संभवतः उसी दुर्बलता पर आधारित है जो प्राय सभी मनुष्यों में पाई जाती है। अज्ञान को जानने की जिज्ञासा और इस दुर्बलता की अवस्था में मनुष्य निश्चित ना जानने पर संभाव्य से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता है। विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है। साथ ही जाति की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीला होना होगा। जाति की जड़ अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निम्न वर्ग के लोग उतने ही जकड़े जितने उच्च वर्ग के लोग। बोले जब तक कलम है वह लाठी के एक मिनट थोड़ा कम कर देती हूँ, है ना। हाँ ठीक है। बोले जब तक कलम है तब तक वे लाठी के राज को पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा। कलम का नाम निर्भीकता है, साहस है, विद्रोह है। पर कलम नकारात्मक ही नहीं है, वे सकारात्मक भी है। वे संगीत है, श्रृंगार है, शोभा है, शांति है। वे जीवन की जीवंतता है। लाठी तो जड़ता है, जड़ता ना भी हो तो असंतुलन एकांगिकता विकृत है। जिज्ञासा केवल अशांत रखेगी। नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, आ चुका है पेपर में। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। अस्वस्थ रहकर भी वे स्वस्थ रहने का अभिनय कर सकती थी। कष्ट में रहकर भी प्रसन्न रहने का, पीड़ाग्रस्त रहने पर भी मुस्काने का अभिनय करती थी। प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से प्रसन्नता से अदा कर सकता है, लेकिन यदि उसे पैसे की शक्ल में मांगा जाए तो निश्चय अपने प्रेम का अपमान समझेगा, खासकर जब पैसा ना दे सकने की स्थिति में उसके प्रेम का अवमूल्य किया जाए। ठीक है, तो ये था क्या भूलूं क्या याद करूं। मैंने आपको भूमिका के साथ दे दिया है। तो चलिए अब अगली वीडियो में जल्दी से ही लेकर आपके लिए उपस्थित होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।